कि बच्चे जो क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रहे, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो कि अटेंड ना करने से भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सो वेलकम टू क्लास वंस अगेन। नमस्ते, नमस्कार। अभी देखो, मैं इस साल का जो सेकेंड ईयर बच्चे हैं उनका क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, 2023 का। अभी एग्जाम दिया है उन्होंने 1 महीना पहले। 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तक, 1 महीना पहले ही उन्होंने एग्जाम दिया है। क्या लिखा गया है बताओ? क्या लिखा गया है? अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ठीक है, समझ आ रहा है ना? प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। ठीक है, एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क कैरी करते हैं, अंक समान है, सभी प्रश्नों के अंक समान है, मूल्य समान है। ठीक है। प्रश्न संख्या 1, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो अनिवार्य है, वो मैंडेटरी किया गया है, कंपलसरी है। ठीक है, अभी समझ आया? ये सुन लो, इंस्ट्रक्शंस ये है। ठीक है, वॉइस आ रहा है ना? वॉइस आ रहा है? ओके, चलो। अभी देखो क्वेश्चन कैसे यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर यही है, अनिवार्य प्रश्न लिखा गया है। क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे उसी से ही समझ जाओगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स ईच। बेसिस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सोशल जस्टिस, डायमेंशन ऑफ करिकुलम, फील्ड सर्वे। उसके हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया गया है। 4 क्वेश्चंस, कितने मार्क हो जाते? फुल मार्क्स अगर काउंट कर लो, 4 into 4 दैट इज 16। अच्छा, ये कलर दिख रहा है क्या, या दूसरा चेंज करूं? चलेगा? दिख जाएगा? अच्छा, ठीक है, देखो अभी जो अवेलेबल है ये कर ले, देखते हैं ये चलेगा या दूसरा चेंज करूं। नहीं, इतना दिन से रेड में कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा इश्यू आएगा सोच के मैंने चेंज किया आज। सो 4 into 4 इक्वल्स टू, हाँ, वो बोल दो। आप ही के पास है वो चीज, वो तो आप ही ने मुझे सेंड किया था। वही है। हाँ, 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 वही है, वही है। बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, सारा मैं टेलीग्राम में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा, इस वजह से। ओके, कोई बात नहीं। अभी देखो ये कितने मार्क्स के बन गए? 4 into 4 दैट इज 16 मार्क्स का। तो ये ना कंपलसरी है, सब में यही रहेगा, सब में यही पैटर्न रहेगा। जो कि 40 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपको 2 शॉर्ट मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे, 2 शॉर्ट मिलेंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बाई चांस के लिए बोल रही हूँ, कभी कभी क्या आता है, 2-2 करके 4 आ जाते हैं, 2-2 मार्क के 4 आ जाते हैं, 2 into 4। ठीक है, 8 मार्क्स का आ जाएगा। सो वहां पे आपको 1.5-1.5 पेज का लिख के छोड़ देना है, 1.5, 1.5 करके छोड़ के लिख देना है, अगर 2-2 मार्क के आए तो। याद रखना ये चीज। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, यूनिट 1 से कैसे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे और मेंशन नहीं है, और मेंशन नहीं है, पर वहां पे ऊपर लिख दिया था इंस्ट्रक्शंस में कि हर एक इकाई से, मतलब हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चंस है, उसमें से एक चूज करना है, एनी वन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, जैसे कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप। बोलोगे अभी लर्निंग टीचिंग से क्वेश्चन है, हाँ, कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के आंसर्स भी रहते हैं, जो कि आपके सेकंड ईयर में भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे आपने अटेंड कर लिया, तो ये हम अटेंड नहीं करेंगे। अभी सीक्वेंस में हर बार अटेंड करना है, सीक्वेंस में करना है, गलती नहीं करना है। एंड मैंने आपको पेपर डिवीजन समझाया था, आपको 40 पेज मिलेंगे, एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेंगे, या एक्स्ट्रा सीट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपका जो सीट रहेगा उसमें 20 पेजेस होंगे, 20 पेजेस होंगे। दोनों साइड को अभी काउंट करो, बोथ साइड को अभी काउंट करो, तो कितने बन जाते हैं? 40। टोटल पेजेस कितने? 40। अभी शॉर्ट के अकॉर्डिंग काउंट करके 3-3 पेज करके आप छोड़ देना, 3-3 पेज करके छोड़ देना, तो कितने पेजेस छोड़ोगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बताओ? 12। ठीक है, तो आउट ऑफ 40 12 को माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो, कितने रह गए अभी? 28। अभी 4 से डिवाइड कर दो, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना पेज पड़ गया? 7। 7 में 28 बचाना आपके पास पेपर पेजेस। हाँ, तो उसको डिवाइड अगर करते हैं,
डिवाइड करना है, हाँ, तो 7 पेजेस मिलेगा। अभी हो गया, देखो पूरा फुल यही कैलकुलेशन पे आपको चलना है और कुछ कैलकुलेशन नहीं चाहिए। पेपर को डिवाइड करना, पेपर के ऊपर नंबरिंग होगा, उसको फोल्ड कर लेना या क्वेश्चन लिख के रख देना। अभी कुछ टाइम पे क्या होता है, सपोज ये मेरा पेपर है, आज हिंट दे रही हूँ तो फिर से दे दे रही हूँ आपको, ये लास्ट हिंट है। ये आपका पेपर है, पेपर हमेशा आपका क्या आएगा बताओ? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, किस में आएंगे? बोलो। ये लैंडस्केप, लैंडस्केप में आएंगे, जैसे ड्राइंग शीट्स होते हैं ना वैसे टाइप के हो रहेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, फर्स्ट पेज आपका नाम फाम सब लिखने के लिए वहां पे पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया गया जाएगा। उसके बाद आपको पेपर स्टार्ट करना है लिखना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ये मेरा पेपर है, मैंने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मेरा नंबरिंग रहेगा 1 2 3 4 करके, ऐसे सब्सिक्वेंट पेजेस में नंबरिंग रहेंगे। अभी मैंने नंबर 1, ये मेरे कंपलसरी क्वेश्चन है, तो ऊपर मैं लिख दूंगी, क्वेश्चन ना लिख सकूं बट लिख दूंगी कंपलसरी क्वेश्चंस। नंबर 1 A, नंबर 1 B, नंबर 1 C, नंबर 1 D। ऐसे जैसे मैं क्वेश्चन का आंसर्स देते जाऊं वैसे एक एक मैं लिखते जाऊंगी, 1 A 1 B 1 C 1 D। ठीक है। अभी क्वेश्चन में जो लिखा गया है उसको मैं लिख दी, अंडरलाइन कर दी, आंसर लिखना स्टार्ट करूंगी। अभी आंसर खत्म हो गया 3 पेज में, 3 पेज के बाद चौथे में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा बी का आंसर। अभी सपोज एक चीज होता है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 2 पेज तो पूरा लिख दिया बट 3 पेज कवर नहीं कर पाई, मुझे कुछ याद नहीं है, तो वो हाफ गया हुआ है। तो अभी काउंट करना है कि इस पेज से हम स्टार्ट करें कि नहीं करें। अभी हर एक पेज को आप 100% के तौर पे देखो, 100% है ना ये, एक पेज को 100%, ठीक है, 100% है। अगर 100% से 50% कवर्ड अप हो गया है, देन हम लोग 50% से 2 लाइन छोड़ दो, फिर स्टार्ट कर सकते हो आप, स्टार्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ये आपका 80% कवर्ड अप हो गया है, 80% मैंने लिख दिया है और 2 4 लाइन बाकी है, वहां पे हम क्वेश्चन का स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लाइन ही लिखे हो, बाकी पेज खाली है, तो कवर अप करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ये वहां पे डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं 1 लाइन बाकी है मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लूं, नहीं चलेगा, दूसरे पेज में स्टार्ट करना। इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन देखो, यूनिट 2 से फिर 2 क्वेश्चन आएंगे, एनी वन चूज करना है। यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन आएंगे, एनी वन चूज करना है। यूनिट 4 से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, एनी वन चूज करना है। समझ गए? यहाँ पे कहीं पे भी लिखा गया है कि इस साल का क्वेश्चन पेपर है या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, कुछ भी लिखा गया है क्या? देखो, नहीं। अभी और एक चीज देखो, और एक चीज देखो, क्वेश्चन पेपर में कोई भी नंबरिंग है क्या? नंबरिंग मतलब कैसा बोलो तो, मार्किंग का नंबरिंग है क्या? मार्किंग है? मार्किंग बोल रही हूँ, मार्क्स, मार्क्स नहीं है। तो सोचो ये यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन ही नहीं आया है, समझ रहे हो? ये क्वेश्चंस आपको एक प्रैक्टिस पैटर्न के लिए है, आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंस, डिस्कस ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक नीड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन टेक टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट। कर चुके हो एडोलेसेंट का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनाइजेशन, कल ही क्या है मार्जिनाइजेशन एंड स्टेरियोटाइप। बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पेपर बना के आपको दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। डिफाइन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये भी हो चुका है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे, कोलबर्ग हो गया। अभी देखो, ये इतने ही क्वेश्चंस दिए ना, देखो इतने ही क्वेश्चंस हैं। वो भी देखो, आप बोलो यूनिवर्सिटी कभी भी रॉन्ग देगा क्या सीक्वेंस में? बोलो, समझ आ रहा है ना? ये क्वेश्चन पेपर आपके कॉलेज से प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। देखो 1 दे दिया, फिर 4 दे दिया, देन 3 दिया, देन 2 दिया। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। हो गया ना? अभी देखो आज का क्वेश्चन जो डिस्कस भी करना है उन्होंने दिया भी है, क्या है, हम लोग का सिलेक्शन देख रहे हो ना, सिलेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। सारे जितने भी पढ़ा रहे हैं मतलब उनका एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए वो सिलेक्शन बनाते हैं। जैसे कि आज का क्वेश्चन मेरा भी यही है, प्रिपेयर करवाऊंगी आपको। डिस्कस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन अंडर आर्टिकल 28, 29, 350, 351। और एक क्वेश्चन दे दिया, दैट इज सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स नेमली SC ST OBC वुमेन।
एजुकेशन स्टेटस पूछा गया। अच्छा मुझे बताओ, आप मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप पॉइंट से यहाँ पे कुछ लिख सकते हो कि नहीं कल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? हाँ, आराम से हो सकता है। सिर्फ एक बस हाँ, वुमेन भी थे, एसटी, एससी, ओबीसी सब थे। बाकी आपको सिर्फ इतना जानना है, जैसे कि आज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज पढ़ाऊंगी, तो वहां से आपको ले लेना है क्या हुआ है ना, एजुकेशन उनको नहीं दिया गया है, सो दैट दे आर बैकवर्ड। उनको एजुकेशन नहीं मिला बोल के ही वो बैकवर्ड है। नाउ आप बोल सकते हो कि वी आर बैकवर्ड, वी आर फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, हम लोग बोल सकते हैं? नो, बिकॉज हम लोग लिटरेट हैं, इलिटरेट नहीं है। इलिटरेट को काउंट किया जाता है बैकवर्ड क्लासेस में, बिकॉज अगर एजुकेशन नहीं मिला तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, इतना ही चीज सोचा गया, गवर्नमेंट ने इतना ही सोचा, इसीलिए उनको उस क्लास में रखा गया था। अभी देखो, ये दो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भी आपको दे चुके, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, एंड कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो आज का और एक सेकंड क्वेश्चन भी है डिस्कशन का। तो आज इतना कर लेते हैं, बाकी का क्वेश्चन फिर देखेंगे। देखो बेसिक स्कीम दे दिया, ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन नहीं दिया जाता, ये सिर्फ सिलेक्टिव्स हैं, ठीक है? टेंशन मत लेना, टेंशन मत लो, अभी के लास्ट मोमेंट में ऐसे क्वेश्चंस को देख के टेंशन मत लेना। अभी चलो आप हमारा डिस्कशन में चलते, कहाँ गए हम, गुम हो गए। अच्छा मिल गया, इतने सारे ऐप्स ओपन कर लिए जो क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, सोचो। हाँ, चलो अभी पहला क्वेश्चंस, आज पहला क्वेश्चंस देखना कैसे बनाया गया है, ठीक है? कलरफुल इसलिए बनाया जाता है जैसे कि आपको लगे कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। अभी देखो 6 क्वेश्चंस मैं पढ़ रही हूँ, आज के क्लास के लिए 6 क्वेश्चंस मैं पढ़ रही हूँ। बोलना इसका आंसर कैसे आप लिख सकते हो। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू एजुकेशन, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल वेरियस आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन। और में है, what are the provisions made for different communities or sections of society? What does it say on the medium of instruction? Institution आ रहा था, instruction. So sorry. Fourth number question है, enumerate and elaborate the provisions. Provisions का spelling wrong हो गया. So sorry. Provisions को provisions हो गया. Provisions, ठीक है? That has been made in Indian Constitution for education. Next question. What do you understand by equality of education opportunities in education? And last question, what is the meaning of equality of opportunities? Explain the different articles of Indian Constitution showing equality of opportunities in education. ये सारे क्वेश्चंस का आंसर सेम है, देख रहे हो ना? कितने वेराइटीज में क्वेश्चन आ सकता है? 6 वेराइटीज में। इस वेराइटीज के बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है? फर्स्ट यूनिट से इस वेराइटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ आया? हिंदी बच्चे समझ आया कि फिर से बता दूं? समझ आया है? बात करो, बात करो। हिंदी बच्चे, हिंदी मीडियम वाले, समझ आ रहा है कि मैं फिर से बताऊं हिंदी में? मैंने बोला यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, मतलब हमारे जो संविधानिक जो धाराएं हैं, उनके मद्देनजर रखते हुए आप बोलोगे एजुकेशन से मतलब पढ़ाई से संबंधित क्या क्या है, उसको लिखना है। या फिर आ सकता है कि आपको आर्टिकल्स, जो इंडियन आर्टिकल्स हैं मतलब धाराएं हैं, उसके बारे में लिखना है जो कि जुड़े हुए हैं एजुकेशन से। या फिर कौन से आर्टिकल्स और धाराएं हमारे जो सेक्शंस हैं, एजुकेशनल सेक्शंस हैं, या मैंने अभी बोला बैकवर्ड क्लासेस या वुमेन्स और नॉर्मल पीपल्स के लिए बने हैं, उनके लिए बनाना है या लिखा गया है, उसको बताओ। या व्हाट डज इट से ऑन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आप पढ़ाने के लिए कौन से आर्टिकल्स और धाराओं का व्यवहार करते हैं। एनुमरेट and elaborate the provisions that has been made in Indian Constitution for education. So Indian education मतलब इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके लिए, भारतीय एजुकेशन और भारतीय शिक्षा के लिए, मतलब उसको अग्रगति के लिए हम क्या करेंगे, जो संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, धाराएं रखी गई हैं, उसका वर्णन कीजिए। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने
क्या दिया है? इक्वालिटी, समानता दी है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, इसके बारे में बताओ। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, उसके बारे में बताओ। या फिर आप बोल सकते हो कि आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या समझते हो? समानता, जो आपको हर एक क्षेत्र में समानता दी जाती है, उसका जो लाभ उठा सकते हो, उसका मतलब क्या है बताओ। और उसके लिए कौन से धाराएं रखी गई है हमारे संविधान में, उसके बारे में बताओ। प्रश्न समझ आए? क्लियर है? ठीक है। अभी ये 6 क्वेश्चंस के लिए क्या लिखा गया है, देखो यहाँ पे। सेम आंसर फॉर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन। जितने भी 6 टाइप में बोला गया है, 6 अलग अलग प्रश्न नहीं है। वो क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी 6 तरह से आ सकती है, और कोई अलग वे से नहीं आएगी, इसी 6 तरह से आएगी। ठीक है, कहीं पे आर्टिकल्स पूरा मेंशन होंगे, कहीं पे मतलब आर्टिकल मतलब धाराएं पूरा मेंशन होंगे, या फिर आपको ऐसे लिखी जाएगी, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगी। ठीक है, अभी आंसर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हंस भी लिया करो, आप लोगों के लिए है, टेंशन फ्री होके पढ़ा करो। चलो, आंसर क्या है, पहले हमें क्या लिखना है इसका बताओ। कहाँ से स्टार्ट करना है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो अभी फटाफट से इतना चीज याद है कि नहीं, देखो। ठीक है, मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं इंट्रो में? टोटल 8 पॉइंट लिखे हैं। 8 पॉइंट लिखे हैं। क्या लिखा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया है? नवंबर 26, 1949। नवंबर 26, 1949। अच्छा, ये कब इनैक्ट हुआ या फिर फोर्स में आया, मतलब हम कब उसको मानने लगे, उसके हिसाब से सारे काम होने लगे? जनवरी 26, 1950। जनवरी 26, 1950। ओके। नवंबर 26, 1949। अभी बता दो इसके अनुसार नवंबर 26 को क्या मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ठीक है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। अभी देखो, ये सबसे आपको पता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी सुन लो, पूरा स्टोरी जैसा सुनते जाओ। इट हैज, क्यों ये बड़ा है बताओ? इसमें 465 आर्टिकल्स हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। सॉरी, 2 नहीं होगा, 12 है। यहाँ पे लिखने में ये एक एंड दो एक साथ ही हो गया। चलो, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं शेड्यूल्स को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम भाग या खंड बोल सकते हैं। ठीक है, भाग और खंड बोल सकते हैं। 465 आर्टिकल्स हैं, उसमें से आपको पढ़ने हैं कुछ। ठीक है, आपको बस पढ़ने हैं एजुकेशन से, मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी धाराएं हैं उसके बारे में। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब ये सोच लो, ये जो 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं या 12 खंड हैं, इसको आप अध्याय के रूप से देख सकते हो। अध्याय के रूप से देख सकते हो। हिंदी बच्चे, आपके लिए ही सारा वर्ड्स मैं ढूंढ के बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वी आर अंबेडकर। अभी इनको आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं, जो बनाता है। तो जो बना चुके हैं, मतलब वो आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर वो फाउंडर भी है, या फिर फादर भी है, ये बोल सकते हो। अभी इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगा? देखो, टुक 2 years 11 months 18 days। 18 days हो गया। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, कितना समय लगा हुआ था। और आपको पता है, यहाँ पे जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन था, आपका संविधान था, वो 2 मेन लैंग्वेज में लिखी गई थी। मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बहुत सारा हिस्ट्री बताया हुआ है। अभी बताओ, लैंग्वेज सबसे पहले जो लैंग्वेज था इंडिया में, जो संविधान आने के समय पे था, वो क्या क्या हो सकती है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी तब के समय पे? हिंदी। क्या थी? हाँ, हिंदी इंग्लिश थी। हाँ, हिंदी। और इंग्लिश हमारी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो इस वजह से इंग्लिश को ग्लोबली प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता था, मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करना है ना,
कुछ चीजें अभी देखो, मुझे अगर इंग्लिश नहीं आएगी, मैं इंडिया से बाहर ही नहीं जा सकती। इवन मैं इंडिया के कुछ जगह पे जहाँ पे हिंदी बोला ही नहीं जाता, हिंदी स्पीकिंग स्टेट ही नहीं है, वहां पे भी नहीं जा सकती। सो दैट हिंदी और इंग्लिश को, दोनों चीज को रखा गया, एंड उसी दो लैंग्वेज में संविधान को बनाया गया। क्लियर है इंट्रो? इतना लिख सकते हो ना, 8 पॉइंट? बस ये 8 पॉइंट को आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हमने किया, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या समझते हो वो लिख दो। इसके बाद इसी डायग्राम के थ्रू लिखना। ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में, मैं बहुत सारे पैटर्न्स दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप एग्जाम हॉल में ज्यादा लिखना ना पड़े। अच्छा, ऐसे अगर लिखते हो आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्या? ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, 1 मिनट में हो सकता है, जिनका हाथ का स्पीड बहुत अच्छा रहेगा। सोचो, कंटेम्प्रेरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आएगा, सोचो। तो इस टाइम पे आपका हाथ का स्पीड बहुत अच्छा रहेगा, 1 मिनट में इतना पोर्शन लिख सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास 25 मिनट है, 25 मिनट में लिखना है। तो अभी एक पॉइंट लिखा गया, कंस्टिट्यूशन को आप किसके नजर से देख रहे हो? एजुकेशन के लिए देख रहे हो, डिफेंस के लिए नहीं देखना है, लॉ ऑर्डर के लिए नहीं देखना है, बाकी चीजों के लिए नहीं देखना है, बस आपको एजुकेशन के बेसिस पे देखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बना है या क्यों बना है ना? इट कंटेन्स ऑल फिलोसॉफी टू कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना ना? कॉन्स्टिट्यूशन बना एजुकेशन के पॉइंट के हिसाब से और शिक्षा के पॉइंट के हिसाब से अगर लूं, तो कंटेन्स ऑल फिलोसॉफी, फिलोसॉफी मतलब ज्ञान और नॉलेज, किस लिए? टू कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अच्छा, आप बोलो, प्रोविजंस जितने भी आए, क्या आपको बोल के दिया जाता है कि तुम्हारे पास ये प्रोविजंस हैं, तुम्हारे पास ये धाराएं हैं और काम करो? डायरेक्ट कुछ हो सकते, तो कुछ इनडायरेक्ट भी आएंगे ना, कुछ डायरेक्ट आएंगे तो कुछ इनडायरेक्ट भी आएंगे। हिंदी में इसको क्या बोलोगे? प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो रूप से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और संवैधानिक धाराएं आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, आपके साथ जुड़े रहेंगे, जो कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर प्रभावित और प्रभाव डालती है और इफेक्ट डालती है और इम्पैक्ट डालती है। हो गया। अभी इसका मतलब हो जाता है, यहाँ पे मैंने कैसे डिजाइन में बनाया ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, मैं एग्जाम के हॉल पे इसी पैटर्न में लिखती हूँ। मतलब मैं जब एग्जाम दे रही थी कुरुक्षेत्र में, मैं इसी पैटर्न में एग्जाम दी हूँ। कॉपी तो मुझे अभी मिल नहीं सकती, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि देखो, मैं इसी पैटर्न में आपको जो लिख के दिखाती हूँ, वही पैटर्न में मैं एग्जाम हॉल पे भी लिखती हूँ। ठीक है, तो आप याद रखना कि जब कम समय हो तो उसमें भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आंसर को कभी छोड़ना नहीं है। सो यहाँ पे क्यों बना, देखो, इट इज मीन फॉर एजुकेशन। आपको पता है इंडिया में जो एजुकेशन चल रहा है, वो वहाँ पे आप बोल सकते हो ना, विभिन्नताएं है कि नहीं? एजुकेशन सिस्टम में भिन्नताएं और डाइवर्सिटी इन एजुकेशन है, किस बेसिस पे है? इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल नीड के अकॉर्डिंग इंडिया में विभिन्नताएं और मतलब भिन्नताएं हैं एजुकेशन सिस्टम में और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था? आप लोगों को प्रोविजंस याद नहीं रह रहे थे, यही है ना, प्रोविजंस ही याद नहीं रह रहे थे। अभी देखो क्या करेंगे, हम पूरा टेबल करके पढ़ेंगे। ठीक है, कितना प्रोविजंस हमें याद रखने हैं, मैं सारा के सारे दूंगी। एंड आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? फंडामेंटल ड्यूटीज बड़े हैं, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज में कितने फंडामेंटल्स आते हैं? कितने फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं बताओ? 6। ठीक है, 6। वहां से आप काउंट करोगे, 14 से लेके 14 से लेके 32 तक सारे फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाते हैं। सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। देखो, मैं बातचीत कर रही हूँ, बट बातचीत के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ताकि आप स्टोरी जैसा रिमेम्बर कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस का आंसर ब्लेंड करके बनाई हूँ। ठीक है, आप 2-3 का एक साथ आंसर दे सकते हो। अभी क्या मैंने बोला कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? 6 है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? 6 हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है? कितने से स्टार्ट करना है? 14 से। 14 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है? 32 तक। 32 तक जाना है, किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज के आधार पे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है?
आपके किताब में ऑलरेडी मेंशन्ड है ना? फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी आपको मेंशन्ड है। अभी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में क्या हमने चुना है? जो एजुकेशन के लिए चाहिए उतना ही लिखना है, उतना ही एक्सप्लेन करना है। अभी देखो, पहला क्या है आर्टिकल बताओ? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 एंड इसके लिए कौन सा फंडामेंटल राइट्स आया बताओ? कौन सा राइट आया? राइट टू इक्वालिटी। कौन सा राइट आया? राइट टू इक्वालिटी। अभी देखो, मैं एक साथ पूरा डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। ये राइट टू इक्वालिटी में इतने पोर्शंस आएंगे, राइट टू इक्वालिटी में आपके इतने पोर्शंस आएंगे, ठीक है? 14 से लेके 18 तक। एंड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैंने दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा जरूरी है, जरूरी है, नीड है। क्या है अभी पहला देख लेते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो एक वर्ड समझ लेना यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट से ही स्टार्ट होता है। मतलब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है shall not be discriminate or shall not discriminate anyone against religion, sex, caste, races, etc. किसी को भी, कहाँ पे आप shall लगाते हो बताओ? उचित अर्थ में लगाते हो ना, जो होना चाहिए उचित अर्थ में लगाते हो। इसीलिए आपको याद रखना है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी आर्टिकल को लिखना पड़ता है तो वहां पे शेल लगता है, शेल लगता है, SHALL, ठीक है? तो शेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं करना है किसी भी इंसान को, एनीवन अगेंस्ट रिलीजन, रीजन, सेक्स, कास्ट, रेसेस, ठीक है? ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 14। एग्जाम के हॉल में अगर कुछ याद नहीं रहता, ऐसा भी चार्ट बना के आ जाओ, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बोलेगा इसको आइडिया कहाँ से मिला। समझ आ रहे हो? खुद को यूनिक बनाना सीखो, हमेशा यूनिक बनाओ, खुद के आंसर को ऐसे बनाओ जैसे लोग देखना चाहे, यूनिवर्सिटी में भी आपका चर्चा चले, ऐसे बनाना, ठीक है? अभी देखो सेकंड क्वेश्चन, हो गया ना? पहला वाला याद रहा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब समान है हम, ठीक है? ये आर्टिकल 14 चला गया, मतलब 14 चला गया। ये कौन से ड्यूटी के अंदर आ रहा है बताओ? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। मैं पूरा रटवा रही हूँ आपको, राइट टू इक्वालिटी। अभी आ रहा है क्या? मैंने बोला आपको मैं आर्टिकल 15 दो भाग में दिखाऊंगी, तो दो पार्ट में दिखा रही हूँ। ये क्या? आर्टिकल 15(1). अभी जो 1 2 3 ये जो लिखे रहते हैं ना, इसको क्लॉज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉज, ठीक है? मतलब आप बोल सकते हो भाग भाग करके देखना है, मतलब एक चीज बहुत बड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़े में देखो, तो हम क्लॉज इसको बोलेंगे। तो ये कौन सा क्लॉज है? 15, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, क्लॉज 1, ठीक है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है? सेम हम कहाँ से स्टार्ट करे थे बताओ? शेल नॉट से, सेल से स्टार्ट करे थे। तो शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड होगा यहाँ पे, द लगेगा, ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ सेक्स, ठीक है? सेक्स के बेसिस पे, मतलब सेक्स के आधार पे हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते, कोई भी सिटीजन को अलग नहीं देख सकते। तो बोलो ये कौन से कंटेंट के अकॉर्डिंग आता है? जेंडर ना, जेंडर, ठीक है? सेक्स और जेंडर ये संबंधित है, तो ये हो गया सेक्स के आधार पे बोल दिया गया। तो 15(1), आर्टिकल 15 क्लॉज 1, किसी भी इंसान को, किसी भी सिटीजन को सेक्स के बेसिस पे, आधार पे आप अलग नहीं कर सकते। अभी देखो सबसे अच्छा चीज, आपको अगर क्वेश्चन में कभी पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट, सो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आप आर्टिकल लिखोगे कि नहीं? बोलो, लिखोगे ना? सो अभी कौन सा आर्टिकल लिख सकते हैं हम? आपको मैं शॉर्टकट देती हूँ। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लिखना है। 15(1) ये लिखना है। 15(3) मेनली लिखना है, याद रखना। 15(3) इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। फिर उसके बाद उनके एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन चाहिए, तो 21A एंड 45, आर्टिकल 45, इतना अगर भी कर देते हो तो खत्म आपका आंसर। वुमेन एम्पावरमेंट में इतनी चीजें आपने दे दी, 5 पॉइंट्स दे दी, 5 धाराएं आपने लिख दी, तो कितना आपका आंसर डेवलप्ड हो जाता है। समझ आ रहा है? अगर वुमेन एम्पावरमेंट और नारी सशक्तिकरण के ऊपर कुछ आया, या वुमेन स्टडीज के ऊपर आया, वुमेन स्टडीज कहाँ पे था बताओ? पैराडिज्म शिफ्ट याद आ रहा है? वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज, वहां पे भी आप दे सकते हो इस चीज को।
वहाँ पे भी आप दे सकते हो, ठीक है? सिर्फ याद रखो कहाँ पे क्या यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम। तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि प्रोविज़न फॉर वुमेन एजुकेशन। क्या बोला अभी? इम्पोर्टेंट है ना बहुत ज़्यादा। तो वुमेन एजुकेशन के लिए कौन-सा आर्टिकल? आर्टिकल 15 क्लॉज़ 3। आर्टिकल 15 क्लॉज़ 3 हो गया। आपको पता है इसी समय कौन-सा पॉलिसी आया है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिन्होंने फाउंडेशन क्रिएट किया हमारे किस चीज का? एजुकेशन सिस्टम का, वो भी वुमेन एजुकेशन सिस्टम का। वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे एनजीओज ओपन कर दिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए एंड बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में सीट को रिजर्व किया वुमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है? अभी आगे चलो, आर्टिकल नंबर 16 पे आते हैं। बोलोगे मैम आर्टिकल 16 का क्या जरूरत है, पढ़ना ही नहीं है हमें? नहीं, थोड़ा सा पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी रिलेटेड। अब अपॉर्चुनिटी का क्वेश्चन आएगा तो अपॉर्चुनिटी दोगे ना? तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अभी देखो क्या अंदर लिखना रहता है, क्या अंदर लिखना रहता है, क्या हो जा रहा है? अच्छा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अंदर क्या लिखना है ना? नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी वन इन गवर्नमेंट जॉब्स, इन एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। एंड इसको हमने बोला इक्वल टू ऑल। कोई भी जॉब वैकेंसीज आएंगे ना, सबके लिए समान आएंगे, सबको वहां पे कुछ ना कुछ वैकेंसीज दिया जाएगा या फिर सीट्स उनके लिए रहेंगे, ऐसे दिया। आर्टिकल 16 ये था। आर्टिकल 17 को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही आर्टिकल 18 को, सिर्फ समझना है। दोनों ही स्टार्ट होते एबोलिशन वर्ड से। एबोलिशन मतलब क्या है? एबोलिशन मतलब क्या है? हटाओ, हटाना, राइट? सो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जाति जो होते हैं ना, छूत अछूत, ये जो भेदभाव रहते हैं, उसको हटाना है तो आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 आया तो टाइटल्स हटा दो। जो पहले के टाइम पे लोगों को क्या मिलते थे, बहुत अच्छे काम करते थे तो उनको टाइटल्स मिलते थे। ये वाला सरनेम नहीं बोल रही हूँ मैं, टाइटल्स बोल रही हूँ, टाइटल्स बोल रही हूँ। बहुत अच्छा काम किया तो कुछ टाइटल्स मिलते थे, तो उसको उन्होंने त्याग दिया या फिर हटाना ही पड़ा, ठीक है? राइट टू इक्वालिटी याद रहेगा? कुछ याद रहा? यस और नो होगा। अभी चलो, मैं बोलूंगी कि आर्टिकल मतलब इतने 18 तक तो हम चले गए। अभी राइट टू इक्वालिटी के बाद कौन सा आएगा बताओ? राइट टू फ्रीडम। क्या आता है? फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ओके। तो राइट टू फ्रीडम को एक वर्ड में हम बोल सकते हैं लिबर्टीज, छूट। फ्रीडम मतलब क्या है? छूट। किसी चीज में आपको फ्रीडम है, आपको मैंने पूरा खुला छोड़ दिया, चलो आप जो भी कर लो। अभी आप क्या क्या कर सकते हो? आप मुझसे बातचीत कर सकते हो, आप किसी चीज को बना सकते हो, आप किसी नया चीज को खोज सकते हो, आप किसी चीज को मुझे समझा सकते हो, या आप कहीं पे भी घूम सकते हो, या फिर कभी भी आप ट्रेड एंड इनकम में भी जा सकते हो। इसी 6 पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सोचोगे तो मिल जाएगा आपको। देखो क्या लिखा गया, फ्रीडम ऑफ सब में लिखना है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्लेन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ मेक ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रीडम ऑफ को मैंने बीच में रखा, बार बार क्यों लिखना है? तो मुझे छूट है, मैं किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मुझे छूट है, मैं किसी चीज के बारे में सोच सकती हूँ, मैं किसी चीज को बना सकती हूँ, मुझे छूट है, मैं नए चीज को खोज सकती हूँ, मुझे छूट है, मैं ट्रेड एंड इनकम में जा सकती हूँ, मतलब मैं इनकम भी कर सकती हूँ। मैं चाहे गर्ल हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, या वुमेन हूँ, या फिर डिजेबल्ड हूँ, कोई भी हूँ, मेरे पास छूट है। एस टी एस एस कुछ भी हो जाओ, माइनॉरिटीज ग्रुप्स है, मुझे छूट है, मैं ग्लोबली कहीं पे भी जा सकती हूँ, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हम घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ये फ्रीडम है। ये आर्टिकल नंबर 19 है। अब बोलोगे मैम हमारे आर्टिकल्स तो ये नहीं चाहिए। अरे छोटा सा चीज एक्स्ट्रा दे दो, ऐसे ही दे देना, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे दे देना, ठीक है? अभी चलो नेक्स्ट, अभी कौन सा आएगा बताओ? 19 से लेके 22 तक मैंने कोई और आर्टिकल नहीं लिखा है। 20 नहीं लिखा, 21 ए लिखा है, 21 ए लिखा है, बाद में लिखा है, एंड 22, ठीक है? इतना मैंने नॉर्मली नहीं लिखा है, नॉर्मली नहीं लिखा है, ठीक है? क्योंकि मुझे और नहीं चाहिए, सिर्फ राइट टू फ्रीडम याद रखना, 19 वाला लिबर्टीज के बेसिस पे, और कुछ नहीं चाहिए। अभी कौन सा आएगा बताओ? राइट टू इक्वालिटी चला गया, राइट टू फ्रीडम चला गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन,
अभी मैं एक चीज बताती हूँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हम लोग छोड़ेंगे, जैसे कि 20 और 21 का मैंने बोला, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, नीचे है, तो थोड़ा थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको दिया है। राइट टू एजुकेशन याद रहेगा ना, 21A, राइट टू एजुकेशन 21A। ठीक है, अभी बोलोगे मैम ये भी एक राइट है, तो ये क्यों आया? अरे ये एक्ट है, एक एक्ट है, ठीक है, एक धारा के जैसे चल रहा है। इस आर्टिकल को लेके ये एक्ट बना था, राइट टू एजुकेशन, सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा 6 to 14 ईयर्स के एज तक के बच्चों को। ठीक है, इससे पहले 20 और 21 में क्या दिया गया? गारंटी द राइट ऑफ लाइफ, डिग्निटी एंड स्टेटस। मतलब आपका जो स्टेटस है वहां से आपको कोई गिरा नहीं सकता, आप अपने लाइफ को डिग्निटी के साथ रखोगे और आपको खुल के जीने का फ्रीडम है पूरा। ठीक है, ये दोनों मेंशन किया गया। और है आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक। 25 से लेके मैं कहाँ तक बोल रही हूँ? 28 तक, बट मैं 26 27 यहाँ पे नहीं दूंगी बिकॉज नहीं चाहिए। सो 25, 28(1), 28(2), 28(3 यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन किया गया है, देखते रहना। सो पता है इसका मेन क्या है? मेन चीज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मतलब आपको रिलीजियन बेसिस पे छूट है, आपका अधिकार रहेगा आपके धर्म के ऊपर। ठीक है, धर्म के ऊपर। अच्छा बताओ, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इंडिया में क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं हम लोग? फटाफट बोलो। धर्म को आगे बढ़ाना है, अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, हम इंस्टीट्यूशन ओपन करते हैं, टेम्पल, मस्जिद, इंस्टीट्यूशंस, है ना? हाँ, अच्छा, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। अच्छा, तो इसी चीज के ऊपर है, इसी चीज के ऊपर आर्टिकल्स बने हैं। क्या है? रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन, गवर्नमेंट ने बोला है आर्टिकल्स के थ्रू कि आपको फ्रीडम है, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो, कोई भी धर्म को अपना सकते हो। अपनाने का बात आता है तो आर्टिकल नंबर 25 में चले जाना, आर्टिकल नंबर 25 में चले जाना, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिलीजन। अगर मैं अभी क्रिश्चियन होना चाहूँ या मुस्लिम होना चाहूँ तो मुझे कोई रोकेगा? गवर्नमेंट रोकेगा? नहीं, मेरे पास आर्टिकल 25 है, मेरे पास आर्टिकल 25 है, उस राइट के अकॉर्डिंग मैं कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अभी और क्या बोला गया? 28(1), मतलब क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, इसमें तीनों चीज में एक चीज तो कॉमन थी कि जो भी सोचो, मैं एक एजुकेशनल पर्पस के लिए स्कूल खोलना चाहती हूँ, मुझे फंड मिलेगा ना गवर्नमेंट से, छोटा हो बड़ा हो, कुछ ना कुछ फंड मिलेगा, स्टेट देगा या फिर सेंट्रल देगा, हो गया। बट मैं अगर अभी बोलूं कि मैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बस एक मस्जिद या फिर मंदिर, छोटा मोटा मंदिर ही हो, मंदिर खोलूंगी या फिर एक इंस्टीट्यूशन ओपन करूंगी मैं जहाँ पे अपने धर्म के बारे में ही प्रचार प्रचार करते रहूं, तो मुझे फंड मिलेगा क्या गवर्नमेंट से? नहीं, उसी के बारे में लिखा गया, फंड्स नॉट फॉर रिलीजियस डेवलपमेंट। ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई फंड्स नहीं मिलता है। मतलब आप बोलोगे एक बड़ा मंदिर बनाना है तो उसके लिए बहुत सालों से बहुत कुछ ड्राफ्ट बनाया जाता है, चिंता किया जाता है, उसके उसको एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे देखा जाता है, ना कि वहां पे भक्ति भाव से सारे लोगों को आने के लिए दिया जाता है। अब कहीं पे भी देख लो, आजकल मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, सारे कुछ एक एक क्या बन गए हैं? टूरिस्ट प्लेसेस जैसा बन गए हैं। वहां पे लोग जाते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, यही सब करते हैं। तो यहाँ पे अगर बड़ा कोई मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है या फिर चर्च नहीं है तो गवर्नमेंट किसी के लिए नहीं देगा, उसके लिए सही प्रोविजन होना जरूरी होता है। हो गया, यहाँ तक समझ गए? क्लियर है? ओके, अब 20 और 21, बस 20 और 21। अभी चलो फिफ्थ नंबर पे आते हैं। ओके, सो सॉरी, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर पे क्या है? राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। ठीक है, एक है 29, दूसरा है 30।
एक है 29, दूसरा है 30। ठीक है, सो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को पढ़ाना है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अगर माइनॉरिटीज पढ़ना चाहते हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए हमें हेल्प करना पड़ेगा, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा। ये आर्टिकल 29। अगर 30 बोलते हो तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखो, इसके लिए क्या मिलेगा, माइनॉरिटीज के लिए हम एस्टैब्लिश करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर माइनॉरिटीज में कोई पढ़ लिख के बड़ा हो गया तो वो भी इंस्टीट्यूशंस बना सकता है उनके डेवलपमेंट के लिए। अगर एजुकेशन संबंधित है तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 30 हो गया। ये कल्चर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, बिकॉज एजुकेशन के थ्रू हमारा कला और संस्कृति का बढ़ावा होता है। अभी देखो और क्या है, और क्या है, मैंने मेंशन भी किया है, ब्लैक कलर में जो भी है मेंशन करते जा रही हूँ। ठीक है, आर्टिकल नंबर बोल रही हूँ, आर्टिकल नंबर 32। एंड ये हमारा रह गया लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी, क्या है बताओ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, रेमिडीज मतलब क्या होता है, अगर सोचो कि 6 नंबर वाला आर्टिकल जो दिया गया, सॉरी आर्टिकल बोल रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने मेंशन किया, राइट्स भी रॉन्ग बोल दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज जो मेंशन किया दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। इसमें बोला गया है कि एबव जो भी आर्टिकल्स हैं उनमें से कुछ भी अगर इशू होता है, उनमें से कोई भी आर्टिकल में अगर इशू होता है, ठीक है, तो उसको सुधार करने के लिए या फिर उसको सही करने के लिए कोई एक रेमिडीज चाहिए। तो रेमिडीज वाला कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बना 32। एंड इसको इतना जरूरत नहीं पड़ता है, इसका इतना जरूरत नहीं पड़ता है। अभी एक चीज आया कि ये दोनों को देखो मैंने मार्क नहीं किया, कहीं पे भी मार्क नहीं किया, तो ये दोनों हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आएंगे। क्या क्या है, एक है प्रोमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो आर्टिकल नंबर 351। एंड 350 अगर बोल देता है कि हिंदी को बढ़ावा करना है, मातृभाषा को नहीं, हिंदी बोला गया है, सबका मातृभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी को हमने पूरा बोला है कि ये इंडियन लैंग्वेज है और फर्स्ट लैंग्वेज का मान्यता दिया गया था पहले। तो ये आपका 351 में आता है। और इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, प्राइमरी जो आपके प्राइमरी स्टेट्स हैं और प्राइमरी जो स्टेजेस है स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं उसके लिए आप मदर टंग का व्यवहार करेंगे। तो ये जो मदर टंग का व्यवहार होता है ये 350 के हिसाब से होता है, आर्टिकल 350 के अनुसार होता है। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है, एक चीज बता देती हूँ, अगर कंफ्यूजन किसी को भी हो रहा है तो वन टाइम नहीं और भी 2-3 बार इसी वीडियो को देखना अगर याद नहीं रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टोरी जैसा बोल दिया है। आधा घंटा का वीडियो बना है, ज्यादा भी नहीं है, उसमें आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना एंड सुन लेना। ठीक है, और एक चीज बता रही हूँ, अगर कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो इसको लिख लो, लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। बस इस चीजों को अभी टेबल बना लेना, बेटर हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर देना अपने लैंग्वेज में, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। अभी देखो इस चीज पे आपको चाहिए था ना, दैट इज इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब क्या बोला जाता है, उसका इंट्रो। तो लो, ये भी इंट्रो मैंने दे दिया, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये क्या बोलता है ना, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस रहते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए प्रोविजंस रहते हैं कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, कास्ट, कल्चर, सेक्स, लोकेशन। कास्ट, क्रीड, कल्चर, सेक्स, लोकेशन, उसके मतलब उसको छोड़ देना, इररेस्पेक्टिव, उसको पकड़ना ही नहीं है, एजुकेशन सबके लिए है। देन क्या है ना, एज पर एनपीई, देख रहे हो ना, एनपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर एनपी 1986, इसने क्या बोला ना, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब क्या होता है ना, समानता, जो एजुकेशन में हम शिक्षा के क्षेत्र में समानता दे रहे हैं, इसका मतलब है टू प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम सबको समान रूप से अधिकार देना चाहते हैं, या फिर क्या देना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा बताना, क्या सुजोग, सुयोग क्या बोलोगे उस, हाँ, मौका, हाँ, एक्चुअली सुजोग वर्ड यूज नहीं होता है हिंदी में, वो ओडिया एंड बंगाली ये सब में यूज होता है।
हम बोल सकते हैं मौका देना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब सबको समान रूप से मौका देना, मौका मिलना चाहिए। और नॉट ओनली एक्सेस, सिर्फ एजुकेशन लेना है इस बेसिस पे नहीं, सिर्फ आप लोग पढ़ाई करोगे और कुछ नहीं करोगे इस बेसिस पे नहीं एजुकेशन लेना है, बल्कि आपका इससे कंडीशन में सक्सेस मिले और सुधार आए, इस बेसिस पे आपको एजुकेशन को लेना है। ठीक है, सुधार आना चाहिए। एजुकेशन से आप जीरो में थे जीरो में ही रहोगे ऐसा नहीं चलेगा। एजुकेशन लेने के बाद एटलीस्ट आप 50-60% तक आपका सक्सेस होना चाहिए। मे बी बड़ा कुछ ना हो फिर भी छोटा मोटा होना चाहिए, उसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। अभी बोलो अगर मैं ओवरऑल व्यू देखती हूँ पूरा थ्रू आउट मेरा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है ना, इसका मतलब हो गया, ये जो पॉइंट्स है देख लो कितने पॉइंट्स बना दिए पूरे, मेरे पास 9 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओवरऑल व्यू ऐसे मेंशन किया जाता है कि हमारा मतलब है प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, बच्चों को डिस्टेंस एजुकेशन देना, जैसे घर बैठे भी वो पढ़ाई कर सकते हैं और उनका एग्जाम दे के वो आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन रहेगा। वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना। एडल्ट एजुकेशन, जो मैंने आपको बोला है बहुत बार कि हमारे इंडिया में एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा पहले नहीं दिया जाता था, अब दिया जाता है। सेक्स एजुकेशन को एडल्ट एजुकेशन नहीं बोला गया है। जो ग्रुप वोकेशनल होने के बाद, वोकेशनल एजुकेशन लेने के बाद अर्निंग करता है, एक देश का इकोनॉमी को बढ़ाता है, उसको एडल्ट एजुकेशन बोला जाता है। ठीक है, और क्या है, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, एजुकेशन फॉर बैकवर्ड, जो समाज में मतलब पिछड़े हुए लोग हैं ना, पीछे चल रहे, उनके लिए भी आप एजुकेशन दोगे, माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए भी दोगे, और हैंडीकैप के लिए एजुकेशन दोगे। ठीक है, समझ आया? साइलेंट भी नहीं होना, साइलेंट भी नहीं रहना है, थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ाई करो। आप जितना वरी होके पढ़ोगे उतना ही चीज़ों को भूल जाओगे, मैसी कर दोगे सब कुछ, पर जैसे ना आलू का भरता बनता है वही बना दोगे। क्या बोलो? हाँ, हो जाएगा। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस में आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, जैसे अगर एडम्स रिपोर्ट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे बताओ? आपके तो बुक में ही 3 पेज का है कि नहीं? समझ रहे हो ना? कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट वही देते हैं। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकते, तो हिस्ट्री में जितना मेंशन्ड है उतना ही लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे ग्लोबलाइजेशन आ गया, वोकेशनलाइजेशन आ गया, उसमें आप ज्यादा लिख सकते हो। हाँ, बाकी के क्वेश्चन में जितना रहता है उतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बच्चों को जो डाउट आ रहा है ना, टेंशन हो रहा है कि मैम 40 पेज कंप्लीट कैसे करेंगे, सो मैं बता दूं, मैक्सिमम आपको लिखना है 32 से 33 पेजेस, मैक्सिमम बोल रही हूँ, मिनिमम लिखना है। ठीक है, इतना भी कोई बच्चा अगर लिख के आता है तो उसको याद रखना चाहिए कि वो 60% पा सकता है, अगर उसका इंग्लिश और हिंदी अच्छा है, उसने सारे पॉइंट्स दे के लिखे हैं, मैंने जैसे बोला अंडरलाइन करके यूनिट नंबर लिख के सीरियली लिखा है, तो वो 32 से लेके 33 पेजेस भी अगर कवर करता है तो वो सोच सकता है वो 60% मिल जाएगा उसको। ठीक है, अगर बच्चा 40 पेजेस 40 पेजेस अराउंड कर लेता है, मतलब 38 से लेके 40 पेजेस, तो वो बच्चा सोच सकता है कि वो 70% to 75% रखेगा। एंड अगर मतलब थोड़ा लूज चेकिंग हो रहा है, इफ लूज चेकिंग हुआ, बहुत अच्छा लिख रहे हो, 40 पेजेस कवर कर रहे हो विथ टोटल ऐसे प्रेजेंटेशन देके मैंने अभी आपको जैसे दिखाया वैसा करते हो, तो 80% मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोली मैं? समझ आया ना, कि मिनिमम अगर आपका टारगेट, अभी टारगेट सबने कितना रखा है बताओ? सिर्फ पास होना है, पास होने का टारगेट मत रखाओ, फेल हो जाओगे। टारगेट रखो 70% का, एटलीस्ट 70, 75, 78, 80% तक का टारगेट रखो। वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर आप 60% में आ जाओगे। एंड मिनिमम बोल रही हूँ, अभी जो चेंजेस आ रहे हैं ना एजुकेशन सिस्टम में जॉब्स के लिए, उसके लिए 55 से लेके 60% होना बाउंड है। वो कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो एस टी हो या ओबीसी एस सी बी सी हो या फिर जनरल हो,
तो 55% से अबव रखना आपको बाउंड है। तो आप टारगेट बनाओ कि 60% से अबव रखोगे। क्यों बोलो? बिकॉज आप अदर स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो। तो अदर स्टेट के लिए अभी कुछ भी वैकेंसीज अगर बाहर के स्टेट में भी आता है, आप डालना चाहते हो, तो वहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकता है। इसलिए बीएड में मार्क्स अच्छा रखना जरूरी है। एटलीस्ट 60% आना चाहिए सबका, ठीक है? तो उसलिए अगर सोच रहे हो तो टारगेट बनाओ 80% का, उस लेवल का पढ़ाई करो, उस लेवल का पढ़ाई करो। 80% का सोचो, तब जाके मिलेगा 60%। ठीक है? सब मोटिवेटेड हो जाओ, पढ़ाई करो आराम से, अभी भी टाइम है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, माइंड में क्या आ रहा है बताओ? ये किस लिए होगा? ये लाइन किस लिए लिखा गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बनाता होगा ये? इसके जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, क्यों पॉलिसीज बनाएगा? स्टेट के पॉलिसीज को बनाएगा, ऑब्वियस है। कि कौन से टाइप का पॉलिसीज आप बनाना चाहते हो बताओ? रिजीट पॉलिसी और आइडियल पॉलिसी, मतलब आदर्श नीति के तौर पे बनाओगे, आइडियल पॉलिसी। तो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, मैं आपको हिंट देते जा रही हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों बना था ना? ये समझाता है कि हमें सारे स्टेट्स के जो आइडियल रूल्स है ना, कुछ ना कुछ तो अच्छे रूल्स होंगे ना। जहाँ पे अच्छाई होता है वहाँ पे बुराई भी होता है, तो बुराई को नहीं पकड़ना है, अच्छाई को लेना है। और उसके बेसिस पे आपको पॉलिसीज बनाने हैं, उसके बेसिस पे आपको क्या बनाने हैं? पॉलिसीज बनाने हैं। और उसी के अकॉर्डिंग लॉज को भी चलाना है। अच्छा, हमारे कितने गवर्नमेंट्स हैं? ट्रायंगल बना दिया। गवर्नमेंट कितने हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे कितने गवर्नमेंट है? हमारे पास 3 गवर्नमेंट है। सबसे बड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट, मिडिल में आया स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के विद इन आता है लोकल गवर्नमेंट। अभी बोलो, अगर कोई काम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा था, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, इतने सारे स्टेट्स बन गए हैं, यूटीज हैं, यूटीज तो खुद ही चल लेंगे, बट स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स को उन्होंने क्या किया कि कुछ जिम्मेदारी दे दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया। इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिस पे स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट, स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट दोनों ने मिलके क्या बना लिया? अपना कुछ कुछ पॉलिसीज बना लिया। अभी बताओ, ओडिशा में कुछ कुछ योजनाएं चलती हैं कि नहीं, पॉलिसीज बनते हैं कि नहीं अपने? यही समझाने चाहते थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलता है कि वो पॉलिसीज मेकिंग करेगा। तो पॉलिसीज मेकिंग करने के लिए कुछ तो फंडा होना चाहिए, कुछ तो बेस होना चाहिए। जैसे आपका नाम रखा गया कुछ भी एक, ठीक है, मेरा नाम रखा गया नंदिनी, तो मुझे देखते हुए मेरे घर वालों ने कुछ नाम दिया होगा, तो इस बेसिस पे मेरा आगे जीवन चलते रहे। उसी नाम के हिसाब से सोचा जाता है कि नाम अच्छा हो तो जीवन भी चलेगा, वैसे ही पॉलिसीज बनाए जाते हैं। यस। हम्म। हम्म। हाँ, हाँ, वही सब जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज में जाएंगे। अच्छा, अभी बोलता है कि वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर, क्या फीचर? डिस्टिंक्टिव मतलब जिससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके अंदर भी कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे ना, उस बेसिस पे सोच लो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज को इम्प्लीमेंट किया गया, वो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी। अच्छा, अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहीं से लिया गया है ना, उसके कुछ आइडियाज कहीं से तो लिए गए होंगे, तभी तो वो बना। तो ये था आइरिश, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये लिया गया। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रिंसिपल को किस में रखा गया? पार्ट 4 में रखा गया। किस में रखा गया बताओ? पार्ट 4 में रखा गया। पार्ट सॉरी, पार्ट 4 में रखा गया। अभी पार्ट 4 के अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं? अभी देखो, याद रखो, आर्टिकल 36 टू 51। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन से आर्टिकल्स थे अभी बताओ? कितने से कितने? 14 टू 32। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो कितना से कितना है? 36 टू 51, 36 टू 51।
ठीक है, 36 to 51 वॉइस आ रहा है मेरा? वॉइस आ रहा है? ओके, 36 to 51। ओके, अभी आगे चलते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं सोचो, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसी के बारे में लिखा गया है। अभी चार्ट में चले जाते हैं डायरेक्टली। ये चार्ट मिला था ना पहले? ये सुन लो। बोलो भूल गए मैम। अच्छा, मैंने बोला ये चार्ट मिला था ना पहले भी? हाँ, देखो अभी याद करने के लिए मैं कुछ चीजें बोल रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक पार्ट है, ठीक है? ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मतलब सोच लो 1, 2, 3, 4 कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, ठीक है? कितने पार्ट्स हैं? कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो पहला पार्ट में क्या आता है? वर्ड से समझोगे अच्छे से। सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल आए? लिख के याद रखो। सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल मतलब सोचो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। कौन से टाइप के पॉलिसीज आएंगे? किसके लिए आएंगे? इकोनॉमिक। अगर देश का इकोनॉमिक बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट। क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट। मतलब सबको जॉब देना पड़ेगा। सबको जॉब देंगे, एम्प्लॉयज बनाएंगे, तब जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और सोशल डेवलपमेंट भी होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, ठीक है? और इक्वल वर्क। अभी एक रूल आया पता है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नो वर्क नो पे। दो टाइप के रूल्स हैं, नो वर्क नो पे एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर आप लड़की हैं और एक लड़का है, दोनों सेम काम करते हैं तो दोनों को सेम मनी ही मिलेगा या फिर पे दिया जाएगा। या फिर अगर मैं बोलूं कि एक पर्सन कुछ काम नहीं करता है, बैठा हुआ है, तो उसको कोई पेमेंट नहीं होगा। या फिर वो छुट्टी जानबूझ के छुट्टी ले गया तो उसको कोई पेमेंट नहीं होगा। मतलब जिस दिन काम नहीं है उस दिन का पेमेंट नहीं है। इतना सिस्टम है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे आर्टिकल कौन से आ रहे हैं? कौन से आर्टिकल हैं बताओ? आर्टिकल 38(1) क्लॉज 1 and 2। बस इतना याद रखना है। 38 क्लॉज 1 and 2। अभी यहाँ पे क्या बोला गया कि हमने अभी बोला ना, क्या करना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके लिए प्रिंसिपल्स बनाने हैं। तो ये प्रिंसिपल्स में कितने पार्ट्स आते हैं? 6 पॉइंट्स आते हैं। देखो 6 पॉइंट्स। सो प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। बहुत इजी इजी लाइंस हैं। प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जीने के लिए जितना जरूरी है वो सामान और रिसोर्सेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है? जरूरी चीजें और सामान आपको दिए जाएंगे। प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है? फिर देखो, रीऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमिक सिस्टम। कुछ बोल रहे हैं क्या? कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है। सो पहला चीज क्या आया? एडिक्वेट अमाउंट और एडिक्वेट मीन ऑफ लिवलीहुड, जितना आपको चाहिए जीने के लिए उतना चीजें आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे। सेकंड चीज, इकोनॉमिक सिस्टम को बदलना है, रीऑर्गेनाइज करना है। थर्ड थिंग, सिक्योरिंग सुइटेबल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर ऑल। सबके लिए अच्छा कंडीशन और अच्छा एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब देना है, लोगों को जॉब मिलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। समान काम करो, समान पेमेंट भी होगा आपको, ठीक है? गार्डिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड डिग्रेडेशन, मतलब आप बोल सकते हो अंडर डिग्रेडेशन। ये क्या होता है? अभी आपको पता है ना, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर पता है ना, मना किया गया है। फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में या फिर कोई भी होटल्स में अगर चाइल्ड लेबरर को देखा जाता है अंडर 14 इयर्स एज, तो उनको हम बैन कर चुके हैं। या फिर उनके अगेंस्ट जो भी उनको ऐसा लेबर बना के लाए हैं, उनके अगेंस्ट केस फाइल हो जाएगा एंड कुछ भी उनको देना भी पड़ेगा, मतलब जुर्माना जो बोलते हैं, जुर्माना भरना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ है। तो ये देखो, हम बच्चों को गाइड करेंगे जैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए और डिग्रेडेशन ना हो जाए, मतलब वो बर्बाद ना हो जाए, ठीक है? तो पहला मैंने क्या बोला? फर्स्ट क्या था बताओ अभी? फर्स्ट क्या था? लिवलीहुड के लिए। बस मीन्स ऑफ लिवलीहुड, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड हो गया। सेकंड था रीऑर्गेनाइजेशन, याद रखना।
एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करना है। थर्ड में क्या था? अच्छा कंडीशन, अच्छा एम्प्लॉयमेंट। अच्छा कंडीशन, अच्छा एम्प्लॉयमेंट किसके लिए? काम के लिए। फोर्थ में क्या आया? नहीं, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया ना? बच्चों को हम गाइड करेंगे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए, वो बर्बाद ना हो जाए या फिर डिग्रेड ना हो जाए। 6 नंबर पे क्या बोला गया ना? मेकिंग इफेक्टिव प्रोविजन। देखो किन के लिए प्रोविजन बनाएंगे बताओ? अभी क्या क्या समझा? बच्चों के लिए गाइड करना है, वर्क करना है, एजुकेशन इकोनॉमिक चाहिए। तो देखो, मेकिंग इफेक्टिव प्रोविजन फॉर, धाराएं किन के लिए बनेंगी ना? वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मैटरनिटी रिलीफ के लिए एंड एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स मिले। मैटरनिटी रिलीफ मतलब जब भी कोई गर्भवती है तो उनके गर्भवती के अवस्था में उस पीरियड में उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलेंगी, मतलब मातृत्व के लिए छुट्टी मिलेगी कुछ समय के लिए। अभी क्या है? और एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए पढ़ाई होगा। वर्क, एजुकेशन, इसके लिए भी प्रोविजंस रहेंगे, हेल्थ के लिए रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट के रहेंगे। हो जाएगा? याद रहा? 38 आर्टिकल 38 क्लॉज 1 और 2 याद रहा? ये सुन नो, या फिर से बोलूं? 6 पॉइंट्स है, याद रहा ना? कंफर्म? नेक्स्ट जाऊंगी मैं। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल, यस बोलो, बोलो। हम्म, नहीं सीरियल वाइज नहीं रखना है। नहीं नहीं नहीं, सीरियल नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जो भी आपको जैसे याद रहे, 6 पॉइंट्स को याद रखें। ओके, चलो। अभी देखो, गांधीयन प्रिंसिपल क्या समझ रहे हो इससे? ये इसको कौन बनाया होगा? किसके रूल के अकॉर्डिंग चलेगा बताओ? महात्मा गांधी। बस, वेरी गुड। एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। हो गया। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ। कंटेम्प्रेरी में आपने नाई तालीम पढ़ा हुआ है, वर्धा स्कीम पढ़ा हुआ है, तो वहां पे नाई तालीम के कंसेप्ट में क्या बोला हुआ था? गांधी जी का मन कहाँ पे रह गया है बोलो? बस गया है कहाँ पे? गांव में। तो इनका जो भी प्रोविजंस होगा किसके साथ रिलेटेड होगा? किसका डेवलपमेंट चाहिए? गांव, विलेजेस। बस। हाँ, तो अभी देखो, सो एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी, और इसमें आते हैं आर्टिकल 4। 4 आर्टिकल्स आएंगे, 40, 43, 47 एंड 48। ठीक है, 40, 43, 47, 48, 40, 43, 47, 48। ओके, चलो आगे। तो अभी क्या है? 4 ही बोला गया ना, तो 4 ही पॉइंट लिखना है अभी हमें। क्या है? पहला, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज को अगर डेवलप करना पड़ेगा तो क्या बनेगा? वहां पे जाके तो विधानसभा नहीं बना सकते ना, तो हम क्या बनाएंगे? पंचायत बनाएंगे। पंचायत बनाएंगे। ठीक है, हम वहां पे क्या बनाएंगे? पंचायत बनाएंगे। अभी बोलो, कॉटेज इंडस्ट्री सुने हो कि नहीं? रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं। कॉटन नहीं बोल रही हूँ, कॉटेज इंडस्ट्री है। अच्छा, तो कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, टू प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। देखो इतना वर्ड लिख दो ना, विलेज पंचायत बनाना है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, कहाँ पे? सारा रूरल एरियाज में। देन और क्या करना है? गांव में सबसे ज्यादा किस चीज का प्रॉब्लम होता है बोलो? लोग पी के आते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होता है। तो टू प्रोविट intoxicating drinks and drugs that are injurious to health, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन चीजों को बैन कर दिया जाए या फिर छुड़वाना है लोगों से। ठीक है, और क्या करना है? टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द, अच्छा, यहाँ पे क्या लिखूं मुझे याद नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा मैंने, अच्छा ब्रीडर है। ठीक है, इम्प्रूव ब्रीडर, ब्रीडर स्पेलिंग रॉन्ग है, ऐसे लिखा गया है, बच्चा ने एक लिखा था, ब्रीडर है ये। कौन सा स्पेलिंग है बताओ? ब्रीड जानते हो ना? ब्रीड, ब्रीड, हाँ, ब्रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे है टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड प्रोविट स्लॉटर ऑफ काउस, calves एंड अदर एनिमल्स। स्लॉटर जानते हो? स्लॉटर जानते हो?
काटना, काटना। हाँ, मीट खाने के लिए, मीट का यूज़ करने के लिए देखो, 2 टाइप का वहाँ पे हानिकारक होता है। क्या है? एनिमल्स को हमने क्या किया, पहले तो ये सब खाना नहीं चाहिए, वो खा ले रहे हैं, तो मीट ले रहे हैं, मतलब ये भी एक टाइप का रॉन्ग थिंग है। दूसरा चीज़ क्या है, पूरे काऊ को तो हम खाते नहीं हैं, उसका कुछ पोर्शन तो हम वैसे फेंक देंगे, तो ये चीज़ सड़ जाएगा कि नहीं बताओ? सड़ जाएगा, स्मेल होगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, तो वो दोनों चीज़ों को बैन करना। बस। हाँ, एंथ्रेक्स रोग मतलब डिजीज़ फैलेगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है। मैंने क्या बोला 4 पॉइंट? देखो, विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स एंड प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स। बस इतना याद रखना, ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स। ये 4 पॉइंट्स है गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से, गांधीयन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब बुक में देखोगे और भी भास्ट दिया गया है। अगर समझ गए हो, लिख सकते हो 2 लाइन। अगर नहीं समझे, भूल जाओगे सारा चीज़, ठीक है? वहाँ पे 6 पॉइंट था, यहाँ पे 4 पॉइंट आया। वहाँ पे आर्टिकल 38 क्लॉज़ 1 क्लॉज़ 2 था, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, कंडीशन के रिलेटेड एंड प्रोविज़न्स बनाए गए, इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए। और क्या था आपका, दैट इज हाँ, लिवलीहुड के लिए, बेटर लिवलीहुड के लिए। और क्या था बताओ, इकोनॉमिक कंडीशन को रीऑर्गेनाइज करना है, इकोनॉमिक सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करना है। वो पॉइंट्स आपके फर्स्ट पार्ट में था। सेकंड पॉइंट में गांधीयन प्रिंसिपल आया, जहाँ पे आप विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स को प्रोहिबिट एंड प्रिजर्व इम्प्रूव द ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स। हो गया। अभी देखते हैं क्या है इंटरनेशनल प्रिंसिपल। क्या सोच रहे हो अभी बताओ, इंटरनेशनल प्रिंसिपल से क्या होगा? ग्लोबली कुछ होगा। अच्छा, अगर मैं ग्लोबली, अभी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बाहर गए हुए हैं, बहुत चीज़ों में डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ वो जुड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से उनको बहुत ही बड़ा अवार्ड भी मिला है। एंड ये क्या है बताओ, नेशनल है या इंटरनेशनल है? इंटरनेशनल। बस समझो, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ रहा है बताओ? आर्टिकल 51। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51। 51। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बताओ? हमारे घर के पास अगर बहुत लोग होंगे, तो बोलो झगड़ा लगेगा कि नहीं? लग सकता है ना? अच्छा, उसके लिए हमें कौन सा लॉ बनाना चाहिए बोलो? पीस लॉ, शांति पूर्वक लगे। ठीक है? अभी सोचो, हमारा घर है हमारा देश, और हमारे पड़ोसी हैं हमारे दूसरे देश। सो इंटरनेशनल प्रिंसिपल में क्या सोचना है? प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है? आप रक्षा, रक्षा किसको दोगे? ना हमारा नेशन एंड दूसरे नेशन के साथ जो रिश्ता है उसको सुरक्षा देंगे या रक्षा करेंगे, उसके साथ शांतिपूर्वक रहेंगे। हो गया। सेकंड पॉइंट, मेंटेन जस्ट सॉरी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन नेशंस। मतलब आप एक अच्छा ऑनरेबल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, मतलब बोल सकते हैं ना, एक उपयुक्त बोल सकते हो, जो कि व्यवहार उपयुक्त भी हो सकता है। प्लस आपको सम्मान जनक जो भी ऑनर दिया जा रहा है या अवार्ड दिया जा रहा है, उसका आप रक्षा करेंगे। और उससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच आपका एक शांतिपूर्वक साझा बना रहेगा, ताकि आप आगे कुछ अच्छे चीजों को सोच सके, जैसे कि फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बना रहे हैं। अभी क्या है, और क्या करना चाहिए? अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं बताओ हमारे देश के साथ? ऑर्गेनाइजेशन बने हैं कि नहीं? हमारा देश पार्टिसिपेट, वही चीज लिखा गया है, टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि वो अगर हमें देखते हैं, तो उनके लिए भी हम क्या है, दूसरे देश है, हमारे लिए वो दूसरे देश है, उनके लॉ को भी हमें रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। प्लस ट्रीटी ऑब्लिगेशन, जो हमारे संस्थाएं हैं और ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े से बने हैं, उनका भी नियम को मानना पड़ेगा। अभी फोर्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट है, क्या है? टू एनकरेज सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। मतलब अभी क्या है कि आप पूरा ग्लोबली सोचोगे, क्या मेरे साथ आपका झगड़ा हो गया, तो अभी ना मुझे सोच लो कि मैं एक नेशन हूँ, आप एक नेशन है, मेरे साथ आपका झगड़ा हो गया, तो मैं एक संस्था के द्वारा आपसे जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि सोच लो कि आपका ब्रिक्स बन गया, या फिर WHO या WWF, कुछ भी एक बन गया। सो ये जो WFO भी होता है,
यूनेप होता है, यूनेस्को है, ये सारे संस्थाएँ हैं, ऑथॉरिटी हैं। अभी बोलो मेरे साथ आपके कोई झगड़ा चल रहा है, तो ये झगड़ा के बेसिस पे क्या मैं अकेले अपने बारे में सोचूँ? अपने नेशन के लिए सोचूँ? नहीं। सो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े, दंगे या जो भी खराब हो चुके हैं उसको सेटलमेंट करना पड़ेगा। उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। मतलब साझेदारी बना रहना चाहिए अच्छे से और जो भी झगड़े हैं उसको हटा देना चाहिए। सो ये पॉइंट रह गया आपके इंटरनेशनल प्रिंसिपल में। और लास्ट पॉइंट आता है मिसलानिशियस। ठीक है? मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट सोच लो। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या है? 3 पॉइंट्स आते हैं। टू सिक्योर फॉर ऑल इंडियन एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, हमारे लिए सबके लिए एक ही रूल बनेगा कि नहीं बताओ? लॉ के अकॉर्डिंग, सिविल कोड के अकॉर्डिंग सबके लिए कुछ रूल्स बनेंगे। वो कोडिंग कोडिंग इंफॉर्मेशन जैसे रहता है ना, वैसे सिविल कोड के द्वारा हमें सिक्योर करने के लिए हमारे लिए समान रूल्स नियम बनेंगे। अभी सेकंड पॉइंट क्या है? टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ये तो बहुत बड़ा चीज है। अगर अभी देखते हो कि आप जाके कोई मंदिर तोड़ देते हो। अभी बीच में झगड़ा चल रहा था कि नहीं, जब भी अयोध्या का जो राम मंदिर है बनने वाला था, चल रहा था कि नहीं मस्जिद को लेके, मस्जिद मंदिर में। ठीक है। ये सारे हमारे क्या है, हमारे नेशन के लिए मॉन्यूमेंट्स हैं। अच्छी अच्छी जगह जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, ऐसे मंदिर हो गए जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ग्राउंड पे टूरिस्ट लेके आएंगे, या फिर वहां पे झलकता है कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारे देश में जो राजाएं थे उनके प्यार कैसा है, या फिर उनका जो सेक्रीफाइस है उसको दिखाता है। तो उस चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को बचाना पड़ेगा। लास्ट क्या है? टू टू सेव एनवायरमेंटल फ्रॉम पोल्यूशन, एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है? ये लास्ट पॉइंट है। क्या है ना, हमारा जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन से वो बिगड़ जा रहे, उस पोल्यूशन से एनवायरमेंट को बचाना पड़ेगा एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपने सुना है कि नहीं, कुछ कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि अभी हमारे अर्थ से हट गया है, या फिर उनका और अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है? तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इन प्लांट्स और एनिमल्स को मतलब विलुप्त प्रजाति बोला जाता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं और विलुप्त प्रजाति बोला जाता है। मतलब जो चीजें पहले थी, जैसे कि एक सोच लो डायनासोर्स, अभी है क्या? अभी है? नहीं, ऑब्वियस नहीं है। तो वो एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है, वो विलुप्त प्रजाति में चले गए हैं। बोल सकते हो उसको बोला जाता है, रुको, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, एक्सटिंक्ट, हाँ, वेरी गुड। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मतलब अभी एग्जिस्टिंग वर्ड से याद आ रहा था, बट एक्सटिंक्ट स्पीसीज, उसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोल रहे हैं। और जो स्पीसीज या फिर जो प्रजाति अभी गुम हो जाने वाले हैं या फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, उनको हम बोल सकते हैं क्या ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है? तो उसके लिए एनवायरमेंटल फोरम भी बनता है कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें। इसके बेसिस पे अर्थ रियो सबमिट बना था। देन हमारा चिपको मूवमेंट बना है पेड़ों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना था। एंड ऐसे बहुत सारे एक्ट्स बने के थे। ठीक है? समझ आया? इतना याद रहेगा? अच्छा, देखो ये आर्टिकल्स एक्स्ट्रा है, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ये आर्टिकल्स को दिया गया है। ठीक है? जैसे कि आपका देखो यहाँ पे क्या मेंशन था, सिर्फ आर्टिकल मेंशन थे, जैसे आर्टिकल 51, आर्टिकल 51, तो वो सबको एक-एक करके एक्सप्लेन करने के लिए ये सब दिया गया है। जितने पॉइंट्स आपने यहाँ पे पढ़े हैं, जितने पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक-एक करके दिया गया है। तो ये नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। देखो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 होता है, उसके बेसिस पे हमारे लिए लॉज़ एक ही जैसे बनेंगे और नियम एक ही जैसे बनेंगे। आर्टिकल 45 क्या बोलता है? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 इयर्स ऑफ एज बाय द गवर्नमेंट। आर्टिकल 46 बोलता है स्पेशल प्रोविजन अरेंजमेंट फॉर एसटीएससीज। आर्टिकल 47 बोलता है गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, जो कि आपके 38 क्लॉज 1 2 में भी मेंशन्ड है। आर्टिकल 48 बोलता है कि गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि आप पोल्ट्रीज बना रहे हो, फिशरीज कर रहे हो, उसके लिए। तो ये नहीं चाहिए
आपको चाहिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। अगर फिर भी आपको समय होता है तो कुछ-कुछ आर्टिकल्स यहाँ से आप पढ़ लेना। कुछ-कुछ आर्टिकल्स यहाँ से पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देने के लिए, ठीक है? जो छोटे-छोटे से हैं, कुछ-कुछ आर्टिकल्स आप दे सकते हो। एंड लास्ट वन जो आर्टिकल 51 था, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, पीस एंड एट द इंटरनेशनल लेवल एंड प्रमोट सेफ्टी। इतना है, ठीक है? हो जाएगा? येस और नो?